हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफिनाइट लवेंजू में, जहाँ मैं आपके साथ प्रमोद 1000 ईयर्स एगो का 10th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं बेसमेंट में हूँ और ऊपर से अभी भी गाने की आवाज़ आ रही है। घर में गाने चल रहे हैं और बगल में जो जगह है वहाँ पर हड़प्पा की खुदाई हो रही है, तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुन सोचता है कि अगर यीशु यहाँ से नहीं सकता तो क्यों ना वो यहाँ रह जाए, पर उसका एक ख्याल इस समस्या का हल नहीं बन पाता। वो सोचता ही रहता है, पर अभी तक उसे कोई आंसर नहीं मिल रहा था कि किस तरह से उस यीशु की हेल्प कर पाए। उसे एहसास होता उससे पहले ही 3 दिन वहाँ गुजर चुके होते हैं और चौथे दिन की सुबह उस अनटेम्ड माउंटेन की तन्हाई में हो चुकी होती है। हालांकि तीसरी रात को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। पिछले दिनों यहाँ उसे बहुत कंफर्टेबल नींद आती थी। मुश्किल से ही कोई सपना आता था, अगर आता था तो रैंडम सा होता था, जैसे नेचुरली लोग देख ही लेते हैं। और ऐसा रैंडम सपने जो कि वो दिन में जो उठ जाता था तब उन्हें याद करने की जहमत भी नहीं करता था। लेकिन तीसरी रात को उसे एक स्ट्रेंज सपना आया। वो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता था कि जो उसने देखा था वो किस बारे में था, एग्जैक्टली उसे नहीं पता था। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे कि वो समय में पीछे चला गया है, बहुत ज़्यादा पीछे। वो जो देख रहा था, जो चीज़ देख रहा था और जो दृश्य एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सब दृश्य कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे थे। इतनी जल्दी चेंज हो रहे थे जैसे कि कोई मूवी होती है जो फास्ट फॉरवर्ड में कर दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही वो सब चीज़ें चेंज हो रही थी। उसके सामने जितने भी सीन्स थे, जितने भी दृश्य थे, वो सब ऐसे ही चेंज होते जा रहे थे। और जो उन सब को फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। वहाँ लोग थे, बहुत सारे लोग जो आ रहे थे और चले जा रहे थे एक के बाद एक करके, पर एवरी सिंगल टाइम वहाँ एक इंसान था जो हमेशा रहता था, और वो इंसान ज़ाओ यीशु था। अपने इस विजन में, जो कि वो सिर्फ अपनी नींद में देख सकता था, उसने ज़ाओ यीशु को काउंटलेस सिचुएशंस में देखा, काउंटलेस एक्सप्रेशंस के साथ देखा था। उसने ज़ाओ यीशु को गुस्सा होते हुए देखा, उसने ज़ाओ यीशु को हर्ट होते हुए देखा, उसने ज़ाओ यीशु को खुश होते हुए देखा, उसने ज़ाओ यीशु की मुस्कान देखी, उसके आंसू देखे, उसका गुस्सा देखा और उसकी हंसी देखी। समटाइम्स उसने ज़ाओ यीशु को शराब पीते हुए देखा, बिना इस दुनिया की परवाह करे, एक आज़ाद पंछी की तरह जो इस दुनिया में घूमता है बिना किसी बंधन के। कभी कभी उसने ज़ाओ यीशु को गिल्ट और डिस्पेयर के बोझ तले देखा। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे दुनिया का सारा दुख, सारी तकलीफ़ें उसके अंदर हैं। वो इतना टूटा हुआ लगता था कभी कभी जब जुन उसे इस सिचुएशन में देखता था। समटाइम्स जुन ने यीशु के स्माइल करते हुए देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे बसंत की पहली बहार का पहला फूल खिला हो। उस इंसान की काली आंखें तब ब्राइटेस्ट होती थी जब वो जुन के डायरेक्शन में देख रही होती थी। अगर जुन का कैमरा भी उसके साथ होता तो वो हर एक मोमेंट की तस्वीर ले लेता और उस इंसान के हर एक एक्सप्रेशन को अपने कैमरे की कलरफुल इमेजेस में कैद कर लेता। हालांकि वो अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि उसने जो लास्ट सीन देखा था अपने सपने में, उसमें ज़ाओ यीशु की आंखें क्लोज क्यों थी, जबकि वो शुरुआत से ही उसकी ओर देख रहा था। इस समय उसकी आंखें क्लोज क्यों थी, वो नहीं समझ पा रहा था ये बात। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, उन दोनों के ही हाथ आपस में जुड़े हुए थे उनके सामने। वो ज़ाओ यीशु को पुकारना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि वो अपनी आंखें खोले और दोबारा से उसकी तरफ देखे। अनफॉर्चुनेटली उसका सपना उसके अंत तक आ गया था। उसका सपना अब धीरे धीरे उसके पकड़ से छूटता चला जा रहा था। उसके विजन्स अब धीरे धीरे अंधेरों में खो रहे थे। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अपने सामने के सारे दृश्य खोने से पहले काउंसलर अपने अंदर अथाह सैडनेस और रिग्रेट फील कर रहा था। फिर उसने बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में खुद को ये कहते हुए सुना, आई लव यू। तुम उठ गए। अंगजन ने जब अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसने उस एंशियंट शस्त्रशाला की सैनिक को देखा। उसके बाद उसने उस आवाज़ को सुना जो थोड़ी ही दूरी पर से उसे सुनाई दे रही थी। जब उसने अपना सर घुमाकर उधर देखा तो ज़ाओ यीशु कमरे के दरवाजे से अब उसकी तरफ आ रहा था। अब बस तुम्हें उठाने वाला था। आज तुम अनयूजुअली काफ़ी बेचैन थे अपनी नींद में, क्या हुआ? क्या कोई नाइटमेयर देखा तुमने? ज़ाओ यीशु ने पूछा। हालांकि ज़ाओ यीशु ने जो भी कुछ बोला था वो ना तो जुन के कानों तक गया और ना ही उसके ब्रेन तक।
अभी भी अचंभित होते हुए वो अपने स्लीपिंग बैग से थोड़ा बाहर निकला और घुटनों के बल बैठकर जाओशू को देखने लग गया। पर एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा था कि जाओशू को नहीं देख रहा है, मतलब उसकी साइड जो थी वो बहुत अनफोकस थी। अब जीशु ने कहा, क्या क्या हुआ जुन, क्या बात है, सब ठीक है ना? अब जीशु ना थोड़ा परेशान सा हो रहा था जुन का ऐसा बिहेव देखकर। फिर वो भी मतलब घुटनों के बल बैठ जाता उसके सामने आकर, और उन दोनों के बीच की दूरी पलक झपकते ही बहुत कम हो गई थी। और कॉन्गरेन जिस तरह से उससे देख रहा था वो अब ऑब्वियस नहीं रहा था। उसकी स्टेयर्स जो थी, जो अभी जीशु पर ठहर गई थी, वो ऑब्वियस नहीं थी। जुन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में ही नहीं है। उसे खुद रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसकी नज़रें अब भी जाओशू पर ठहरी हुई थी, जस्ट अ लिटिल बिट मोर, और उसकी उंगलियां जाओशू के चेहरे को छू रही थी। कॉन्गजुन, जाओशू ने कहा, और अपना नाम सुनते ही जुन ने अपनी पलकें चिपकाई और इस ब्लिंक के साथ ही अंततः वो अपने होश में आ गया। उससे अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाल्टी भर के ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया है। उसने अपना हेड शेक किया और फाइनली अब उसकी आंखें फोकस कर पा रही थी जाओशू पर, जो कि उसे बहुत घबराहट के साथ देख रहा था। जुन ने धीमी आवाज़ में कहा, शोशू, और उसकी आवाज़ सुनकर अब जाकर जाओशू की जान में जान आई। उसने गहरी सांस ली और उसका जो कन्फ्यूजन था वो भी अब ख़त्म हो गया था। जीशु ने जुन से कहा, तुम एक काम करो, अपना मुँह धुलो और कुछ पी लो। मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हारी नींद मुझे कुछ पीसफुल नहीं लगी। थोड़ा समय लो और खुद को शांत करो, ठीक है? जुन ने भी सोचा कि वाकई उसे एक पीसफुल रेस्ट नहीं मिला है। अभी भी वो थोड़ा ग्रोजी फील कर रहा था। उसने वैसे ही किया जैसे कि जीशु ने कहा था उससे। उसने कुछ बार पानी से अपना मुँह धुला और फिर कुछ घूंट पानी के पिए, और तब जाके उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। फिर वो वापस कमरे में आ गया। जब वो कमरे में आया उसने देखा जाओशू चेयर पर बैठा है और जाओशू की बैग थी जुन की तरफ। उसके सामने एक लकड़ी की मेज़ थी और उसके ऊपर एक गोल आकार का मिरर लगा हुआ था, जिसके सामने जीशु अपने बाल बना रहा था, मतलब बालों में कंघी कर रहा था। गॉन्गजुन ने अब रियलाइज़ किया था जाकर कि आज जीशु के सर पर उसका वो यूजुअल लिटिल बन नहीं था। आज उसके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और शायद अब जाओशू अपने सर पे वही जो उसका यूजुअल लिटिल बन था वो बनाने वाला था। हालांकि ये तो बहुत मामूली सी चीज़ थी रोज़मर्रा की जीवन में, पर आज जिनको ये सब चीज़ें बड़ी ही, मतलब ये जो चीज़ थी बड़ी ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। बहुत आकर्षित हो रहा था वो इस चीज़ के प्रति। तो वो शशु के पास गया और उसने कहा, शशु, क्या मैं आपकी मदद करूँ आपके बाल बनाने में? एंड गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जय वंजू तक दीजिएगा। एंड गाइस प्लीज़ बताइएगा कि वो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस आप प्लीज़ मेरी दूसरी एफएफ जो मैंने शुरू की है, जो मैंने खुद से लिखी है, वो भी पढ़ लीजिएगा प्लीज़, और जब मेरा मतलब सुन लीजिएगा। और हाँ, इस एफएफ का लिंक मैं जो उसकी ओरिजिनल ऑथर है उसका लिंक मैं देती हूँ, आप जाके वहाँ पे पढ़िए। मैं आपको शायद उतने से ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो आप वहाँ पढ़िएगा। ये बेहतरीन एफएफ है वंजू की, तो आप इसे प्लीज़ पढ़िएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, जय वंजू। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ, ठीक है? सी यू।